में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद अपनी भाषा को लेकर विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को ही विदेशी बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्दू को भारतीय भाषा बता दिया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठाने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उर्दू को लेकर वे कुछ ऐसा कह गए कि बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि उर्दू भारत में ही पैदा हुई है, जबकि संस्कृत विदेशों से आई है। ऐसे में वे उर्दू भाषा को खत्म नहीं होने देंगे। पहले सुनिए मोहम्मद जावेद का संस्कृत ज्ञान। तो किशनगंज से कांग्रेस सांसद है मोहम्मद जावेद, जिन्होंने संस्कृत को लेकर के ज्ञान दिया है। कांग्रेस सांसद इस बयान पर सियासत गरमाई है। एनडीए ने कांग्रेस सांसद पर जोरदार हमला बोला है। पहले बयान आपको सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है। हिंदी और उर्दू ये हमारी जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई। इसको हम खत्म नहीं होने। तो किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने संस्कृत को देश के बाहर से आई भाषा बताया है। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर सियासत गरमा गई है। एनडीए ने कांग्रेस सांसद पर जोरदार हमला बोला है, तो आरजेडी इस मुद्दे पर कन्नी काटती दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से संस्कृत के बारे में वो बोल रहे हैं, एक विदेशी भाषा है, तो उनको इतना समझ में आना चाहिए कि संस्कृत ही इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, पांडुलिपि में है। संस्कृत का इतना महत्व है, ये कांग्रेसी को समझ में नहीं आता है। कांग्रेसी का तो जनाधार ही शुरू में संस्कृत था, अब उसी के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ड्रेल हो गए। मुझे लगता है कि सांसद किशनगंज को जाकर थोड़ी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज वो बिना जानकारी के जिस संस्कृत भाषा को विदेश की भाषा कह रहे हैं, संस्कृत भाषा का इतिहास 3500 वर्ष पुराना रहा है। माननीय सांसद किशनगंज को अपनी जानकारी और संपुष्ट करनी चाहिए और तब संस्कृत भाषा पर कोई कमेंट करना चाहिए। संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है और जहां तक किशनगंज के सांसद का सवाल है, उनकी राय जो संस्कृत भाषा पे है, ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। उनकी मांग है कि उर्दू उनके कॉलेज में पढ़ाया जाए। लोकतंत्र है, मांग रखने का अधिकार है, उन्होंने मांग रखा है और सरकार को मानना भी चाहिए। उर्दू अच्छी भाषा है। तेलंगाना से विधायक टी राजा और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार पलटवार किया है। सांसद है जिनको राहुल गांधी ने शायद ज्ञान नहीं दिया, नॉलेज नहीं दिया, वहां सांसद मोदी जी को कहना चाहूंगा कि संस्कृति जो भाषा है वो विदेशी नहीं है। आपकी उर्दू भाषा वो। उनके एक सांसद बोलते हैं कि संस्कृत भारत की भाषा नहीं है, बाहर से आई हुई है। भारतीय सभ्यता, भारतीयता से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है? ये माना कि कांग्रेस के नेता इंपोर्टेड है, ये माना कि कांग्रेस खुद एक इंपोर्टेड विचारधारा से बनी है, ये माना कि कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और ब्रिटिशर्स थे, ये माना कि कांग्रेस के इनिशियल स्टेजेस में उनके प्रेसिडेंट जो थे वो विदेशी सरकार, अंग्रेजी सरकार से थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस भारतीयता का अपमान करे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत देश की प्राचीनतम भाषा है। हिंदू, उर्दू और संस्कृत आपस में जुड़े हैं। भाषाई विवाद पैदा करने से पहले वो भाषा का इतिहास जान ले। हिंदी साहित्य और तो हमारी तहजीब जो हिंदुस्तान के उसका परिचायक है, इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना, अरे उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये अन्योन्याश्रय संबंध है। बहुत सारे शब्दों का जो हिंदी से जुड़ा रहा है वो उर्दू में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना से पहले भाषा का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। देश की सबसे प्राचीन भाषा, जिसे देवों की भाषा कही जाती है, उसे बाहरी बताने पर महंत राजू दास ने भी मोहम्मद जावेद पर करारा पलटवार किया है, जबकि मौलाना साजिद रशीदी ने भी कांग्रेस सांसद के बयान को गलत बताया है। नेताओं का भाव और भाषा सुनेंगे, उनका गोत्र है, चौधरी है,
मतलब तमाम ऐसे जो विषय है वह विषय सनातन के अनुरूप है। तो पहले संस्कृत है, इनका बुद्धि खराब हो गई है, ये पागल हैं और कुछ नहीं। इनका कांग्रेस की जो है सिस्टम सब खसक चुका है। कांग्रेस समाप्तवादी पार्टी हो गई है। कांग्रेस के पास अब विजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। इसके नाते मोहम्मद जावेद का यह भाषा है। सच ये है कि संस्कृत हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ज़बान है, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जिसको ये कहना कि ये बाहर की ज़बान है, मैं समझता हूँ ये इसके साथ संस्कृत के साथ नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत बाहर की ज़बान है, बल्कि यहीं से ये पैदा हुई है, यहीं उपजी है और यहीं परवान चढ़ी है। बढ़ते आगे, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। प्रदूषण मुक्त यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं, जबकि कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। अमृत भारत योजना की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आज 75 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। रांची के 2 स्टेशन का भी शुभारंभ होना है। पिस्का, नगड़ी और मूरी स्टेशन का उद्घाटन पीएम करेंगे। 21 करोड़ से पिस्का स्टेशन को चमकाया गया है। 11.8 करोड़ से मूरी स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है। चाईबासा के बिमलगढ़ स्टेशन का भी लोकार्पण पीएम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन इसका करने वाले हैं। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों का आधुनिक कायाकल्प हुआ है। झारखंड के रेलवे ढांचे को नया विस्तार मिला है। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर अभी से हंगामे के आसार दिखने लगे हैं। दरअसल सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाएं, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू ना पाए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन। इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या तय होती है। आखिरी बार 1976 में लोकसभा के लिए 543 सीटें तय की गई थी। इसके बाद करीब 50 साल बीत गए। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है। यानी अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाएं, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। पिछले सत्र में सरकार ये आंकड़ा जुटा नहीं पाई और बिल गिर गया। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू ना पाए। आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। संसद में फिलहाल 4 ऐसे बिल हैं जो बेहद अहम हैं
और इनमें हर बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 का बहुमत चाहिए। इनमें पहला बिल है नारी वंदन संशोधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल। ये संसद से पास हो चुका है और अब इसमें एक संशोधन होना है। दूसरा बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरा बिल है 130वां संशोधन विधेयक, जिसमें प्रावधान है कि 30 दिन जेल जाने पर पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन ये तीनों विधेयकों से ऊपर फोकस में है परिसीमन बिल, जिसके जरिए लोकसभा के लिए सीटों की नई संख्या तय होगी और पूरा संग्राम इसी को लेकर है। पिछले संसद सत्र में कांग्रेस ने सरकार से गारंटी मांगी थी कि अगर वो सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाए तो कांग्रेस इस पर साथ देगी। When the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? सरकार तुरंत तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान भी किया, लेकिन बाद में कांग्रेस पीछे हट गई। मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है, एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है। अब बड़ा सवाल है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार 2/3 का आंकड़ा जुटा पाएगी। क्या इस बार बिल पास हो जाएगा या फिर गिर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में पंचायतों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 1% से कम खर्च करने वालों पर कार्रवाई होगी। मुखिया और पंचायत सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 15 लाख से ऊपर बिना टेंडर काम पर सख्ती रहे। नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जर्जर पंचायत भवनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाह एजेंसियों पर जुर्माना लगेगा। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्राथमिकता मिलेगी। घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियां ब्लैकलिस्ट होंगी। पंचायती राज विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में पंचायतों को लेकर के बताया जा रहा है कि 1% से कम खर्च करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुखिया और पंचायत सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। 15 लाख से ऊपर बिना टेंडर काम पर सख्ती होगी। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, पंचायती स्तर पर कामकाज किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके की सख्ती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंचायतों में काम हो रहा है उसमें और तेजी आए, इसको लेकर के सरकार ने बड़ा आदेश दिया है और सीधे कहा है कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। राशि खर्च नहीं होता है, मनमाने ढंग से काम होता है या कुछ गड़बड़ी होती है, इन चीजों को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया है, खास करके पंचायती राज विभाग ने, कि यदि आप काम नहीं करेंगे और यदि सरकार ने राशि दी है, राशि का इस्तेमाल नहीं होगा तो उन लोगों पर, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दरभंगा से बड़ी खबर है, जब बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। शिक्षक के घर डकैती की गई है। शिक्षक सुमन कुमार चौधरी के घर में अपराधी घुस गए, घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान महिला का बाल भी काट दिया। 8 दिन पहले ही इसी गांव में 5 लाख की डकैती हुई थी। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, डकैती के साथ साथ बाल भी काटा जा रहा है, क्या पूरी घटना सामने आई है, कुछ कार्रवाई हुई है? जी बता दूं कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव की घटना है और इस जो लगातार आज पिछले बृहस्पतिवार को ही डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें भी 5 लाख की डकैती हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों ने
महिलाओं के बाल काट दिए थे। इस बार भी जो है वही गुरुवार की रात ही जो है फिर से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया और फिर से वही घटना को दोहराया गया। एक बच्ची की बाल जो है काट दिया गया है और इसमें ज्यादा कुछ तो अपराधी लूट नहीं पाए क्योंकि लोग जग गए, लेकिन ये घटना लगातार हो रही है जिससे गांव में दहशत का माहौल है। पिछली घटना से लोग दहशत में थे ही, इस बार ये घटना होने से और भी लोग डरे सहमे हुए हैं। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, जहां पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। हिरासत में 5 महिला 4 युवक लिए गए हैं। रामकृष्णनगर बस स्टैंड के पास एक्शन हुआ है। बस स्टैंड के रोजी होटल में छापेमारी हुई। कुछ बाहर की भी रहने वाली महिला हैं। हिरासत में सभी को लेकर के पूछताछ जारी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां 7 की संख्या में आए अपराधियों ने एक गहना दुकान पर लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें दुकानदार के पैर में गोली लग गई, जिससे वह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है। अपराधियों की गोली से जख्मी हुए गहना कारोबारी की पहचान दिनेश शाह के रूप में हुई है। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया की है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आया रोका करी और मुंह बांधे हुए सब ऊपरा 4 आदमी और 3 आदमी था वो बोलेरो में, और हमसे मांगा चाबी, हम कहीं मालिक नहीं है। वो झक होने लगा, हम अपना अड़ गए। उसके बाद गाड़ी अपना गोर में लग गया, बाया गोर में, और उसके बाद भी वो आकाशी फायरिंग किया। तब हम हल्ला किए तोड़ तो वो भागा। कितने की संख्या में था? 7 आदमी संख्या। अच्छा, हमारा देखिए चुनौती हालत, इसमें छेद करते हुए, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा पैर में गोली लग गया। तब मेरे पापा आगे भागे सबको भगाने के लिए, तब गोली चला के सब भाग गए। गोपालगंज के थावे बाजार निवासी मर्चेंट ट्रेन नेवी इंजीनियर सोनू गुप्ता उर्फ रोहन की कथित मिसाइल हमले में मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। परिजन अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय दूतावास, शिपिंग कंपनी और स्थानीय प्रशासन शव को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुटे हैं। थावे बाजार निवासी सोनू गुप्ता 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। घर में हर तरफ सन्नाटा है और परिवार बेसब्री से बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहा है। सोनू ने 4 साल तक स्कॉर्पियो कंपनी में नौकरी की थी। करीब 6 महीने पहले उन्होंने यूएई के एडनॉक कंपनी ज्वाइन की थी। तो गोपालगंज के थावे बाजार निवासी मर्चेंट नेवी इंजीनियर सोनू गुप्ता और रोहन की कथित मिसाइल हमले में मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजन अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि घर में हर तरफ सन्नाटा है और परिवार बेसब्री से बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहा है। सोनू ने 4 साल तक स्कॉर्पियो कंपनी में नौकरी की थी। करीब 6 महीने पहले उन्होंने यूएई की एडनॉक कंपनी ज्वाइन की थी। गोपालगंज के थावे बाजार निवासी मर्चेंट नेवी इंजीनियर सोनू गुप्ता और रोहन की कथित मिसाइल हमले में मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। परिजन अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय दूतावास, शिपिंग कंपनी और स्थानीय प्रशासन शव को भारत में लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुटे हैं। थावे बाजार निवासी सोनू गुप्ता 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। घर में हर तरफ सन्नाटा है और परिवार बेसब्री से बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहा है। सोनू ने 4 साल तक स्कॉर्पियो कंपनी में नौकरी की थी। करीब 6 महीने पहले उन्होंने यूएई की एडनॉक कंपनी ज्वाइन की थी, जहां उन्हें लगभग 48 लाख रुपए सालाना पैकेज मिला था। उनकी ड्यूटी तेल टैंकर MTL बहिया के इंजन के रूप में हुई थी। परिजनों के मुताबिक 14 जुलाई को टैंकर पर हुए मिसाइल हमले में इंजन एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया और सोनू की मौत हो गई। तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:56 जो कंपनी से कॉल आया, उनके शिप पे ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें कि वो नहीं रहे। अब क्या खबर आ रही है वहाँ से?
अभी हम कंपनी के कांटेक्ट में हैं, लगातार बात हो रही है। कंपनी बताई है कि डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा है, रात को 11 बजे तक कुछ क्लियर हमें न्यूज़ दिया जाएगा। कब तक डेड बॉडी आने की उम्मीद है, कुछ पता चल पा रही है? लगभग 1 से 2 दिन में बोल रहा है। अभी ईरान में ये पहला हादसा नहीं है, बहुत सारे सीफेयरर्स, आई थिंक अराउंड 13-14 सीफेयरर्स के साथ ये हादसा हुआ है। रोहन हम लोगों के जानने वाला था, मेरे भाई का मित्र था। बहुत दुख का क्षण है इनके परिवार के लिए। हम लोग सभी इनके परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। नीट में नवादा के आयुष का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया गया है। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले आयुष भलोटिया हैं। नीट में बिहार टॉपर बने आयुष भलोटिया। तो बड़ी खबर, जहां नीट में नवादा के आयुष का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑल इंडिया रैंकिंग में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। परिवार वाले खुश हैं, उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। वारसलीगंज के रहने वाले आयुष भलोटिया बताए जाते हैं। नीट बिहार में आयुष भलोटिया टॉपर बने हैं। मार्क्स 710 आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 4th। मेहनत कितनी की थी आपने इसको लेकर और उम्मीद कैसी कि 4th से कम, मतलब और ज्यादा नहीं थी? नहीं, ठीक है, मतलब जो है अच्छा ही है रैंक। तो कितनी देर आपने पढ़ाई की, कितना समय आपने पढ़ाई को किया? सोशल मीडिया से कितनी दूर? सेल्फ स्टडी 5 से 7 घंटे की और क्लासेस थी 6 घंटे की। और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज करता था, बट यूट्यूब यूज करता था। बिहार में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं तेज धूप और उमस भरी गर्मी है तो कहीं तेज बारिश। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है तो पटना और आसपास के जिलों में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं उमस भरी गर्मी है तो कहीं तेज बारिश। पटना समेत आसपास के जिलों की हम बात करें तो उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट भी जारी किया है। खासतौर पर यदि हम नेपाल में लगातार हो रही बारिश की बात करें तो वहां हो रही बारिश के कारण बिहार के कई नदियां उफान पर हैं और कई नदियों के जलस्तर भी बढ़ गए हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मौसम का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं बरसात तो कहीं गर्मी है। हालांकि पटना की यदि हम बात कर रहे हैं तो पटना में आज सुबह से ही कड़ी धूप है और तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 5 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बिहार में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं तेज धूप और उमस भरी गर्मी है तो कहीं तेज बारिश। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही तो पटना और आसपास के जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं। सुकून और राहत देने वाली खबर गया जिसे है, जहां करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 3 साल का मासूम जिंदगी की जंग जीत गया है और प्रशासन की टीम ने 30 फीट गहरे बोरवेल से मासूम पीयूष को सकुशल निकाल लिया है। जिसके बाद परिवार के साथ ही प्रशासन के लोगों ने भी राहत की सांस ली है और मौके पर जश्न का माहौल हो गया। दरअसल गुरपा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में गुरुवार शाम करीब 8 बजे खेलने के दौरान 3 साल का पीयूष खुले बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद हाय तौबा मच गई। आनंद फानंद में पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद जिंदगी बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पटना से भी विशेष टीम भेजी गई और करीब 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सुबह करीब 3 बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मेडिकल जांच के बाद बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है। न्यूज 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।